मैं हूं रूपम त्रिविक्रम। हिंदुस्तान अपनी इंसानियत के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है और यही पहचान आज भी पूरी दुनिया में कायम है। कोविड-19 महामारी के समय में ये पहचान देश के अंदर भी आपको देखने को मिला। ये सच है कि कोविड-19 की वजह से देश में कुछ हालात ऐसे उत्पन्न हुए जिसके कारण बहुत सारे लोगों के सामने जीने मरने, खाने पीने जैसी समस्या आ पड़ी। उन्हें विपरीत समस्याओं का सामना करना पड़ा, घोर संकट का सामना करना पड़ा। ऐसे संकट से निपटने के लिए हमारी सरकार, केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा उन जरूरतमंदों तक कई प्रकार की सुविधाएं भी मुहैया कराई गई। उनकी जो जरूरतें थे उसे पूरा करने का पूरा प्रयास भी किया गया और सफल भी वे हुए। लेकिन कई लोग ऐसे भी थे जो सरकार की मदद के बावजूद उन तक सरकार की मदद नहीं पहुंच सकी, प्रशासन द्वारा की जा रही मदद उन तक नहीं पहुंच सकी। ऐसी स्थिति में कई स्वयं सेवी संगठन के लोग सामने आए, कई हमारे कर्मवीर योद्धा सामने आकर आम आवाम की मदद की और इसे संकट की घड़ी से हमारे जो जरूरतमंद लोग थे उनके साथ खड़े हुए, उन्हें हर प्रकार की सुविधाएं जो जीने मरने जैसी मूलभूत आवश्यक सुविधाएं थी वो उपलब्ध कराए। आज हम आपको ऐसे ही एक कर्मवीर से, ऐसे ही योद्धा से रूबरू कराएंगे। इससे पहले कि मैं आपको रूबरू कराऊं, आइए देखते हैं एक खास पेशकश। एक लंबी खामोशी के बाद देश अब बहुत हद तक अपनी पुरानी दिनचर्या में लौट आया है। दफ्तर, बाजार खुलने से प्राय लोगों की ठहरी हुई जिंदगी चल पड़ी है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि कोरोना काल में देश की अर्थव्यवस्था को काफी चोट पहुंची। कारखानों में तालाबंदी से कामगारों का दिवाला निकल गया था। लोग बेरोजगार भी बहुत थे। सड़कों और फुटपाथों पर मुफलिसी का कब्जा था। निम्न, मध्यवर्गीय और गरीबी ओढ़कर जीवन गुजारने वालों के लिए पेट भरना काफी मुश्किल हो गया था। लेकिन जितना बड़ा देश है उतना ही बड़ा है इस देश का दिल भी। व्यक्तिगत स्तर पर और संगठन के तौर पर भी कोविड के कारण जीवन से जूझते लोगों की मदद के लिए कई हाथ सामने आए, जिन्होंने ऐसे लोगों को भोजन पानी सहित अन्य सेवाएं मुहैया कराकर उनके टूटे मन को सहारा दिया। सरकारों ने भी उपलब्ध संसाधनों को जरूरतमंदों की मदद के लिए युद्ध स्तर पर झोंक दिया। इन्हीं सम्मिलित प्रयासों से एक बेहद खराब दौर लगभग बीत गया। श्री भूपेंद्र सेवा फाउंडेशन एक ऐसा ही संगठन है जो पूरे बिहार में कोविड जैसी संक्रामक महामारी के बावजूद हर उस गांव, कस्बे या मोहल्ले में पहुंच गया जहां लोगों के पास खाने को कुछ भी नहीं बचा था। फाउंडेशन ने भूखों को भोजन दिया, चाहे वे अपने घरों में कैद हो या फुटपाथ पर खड़े हो। अपना रोजगार खोकर दूसरे राज्यों से लौटे मजदूरों और उनके परिवारों तक भी श्री भूपेंद्र सेवा फाउंडेशन के स्वयं सेवी पहुंच गए और उनका सहारा बने। भोजन और राशन के अलावे कोरोना काल में एहतियात के तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले मास्क एवं सैनिटाइजर वितरण से लेकर फाउंडेशन ने कोरोना प्रभावित इलाकों के घरों को भी सैनिटाइज किया। कोरोना काल में जहां अधिकांश लोग संक्रमण के खौफ से खुद को और अपने परिवार को बचाने में घरों में बंद रहे, वहीं श्री भूपेंद्र सेवा फाउंडेशन ने अपने बहादुर स्वयं सेवकों के साथ घर से बाहर निकलकर कई घरों को रोशन कर दिया। सिलसिला अभी भी जारी है क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। सच कहा गया है कि जिंदगी में इतनी शिद्दत से निभाओ अपना किरदार की पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे। तो दर्शकों, अभी आपने देखा यह खास पेशकश श्री भूपेंद्र सेवा फाउंडेशन के हमारे कर्मवीर जो कि अपनी बहुत कोशिश करते हुए लोगों की मदद कर रहे हैं। तो आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित है, जिनका मैं स्वागत करती हूँ, श्री आनंद मोहन जी। आप श्री भूपेंद्र सेवा फाउंडेशन के मेंबर हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
सबसे पहला तो आपसे एक सवाल बनता है कि श्री भूपेंद्र सेवा फाउंडेशन है क्या? ये एक ऐसा फाउंडेशन है, ये एक ऐसा संस्था है जहाँ की हमारा एक कोशिश होता है कि सरकार तो काम कर रही है, ऐसा नहीं है कि, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना कि छूट जाता है जिसे कहते हैं, तो वो उस जगह पे पहुंचना जो जरूरतमंद है, हमारा बस जो संस्था है उसका बस एक ही प्रयास है, जरूरतमंद तक पहुंचना, जिससे कि जिनको जरूरत है उनके जरूरतों को पूरा किया जा सके। बस यही हमारा उद्देश्य, ये संस्था इसी पे काम करती है। तो ये जो कोरोना पैंडेमिक का जो दौर चल रहा है और चल रहा था, अभी भी हम कंटिन्यू कोरोना पैंडेमिक के दौर में लगातार चल रहे हैं, तो इस स्थिति में आप हमारे जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी मदद कैसे कर पाए और कैसे बिहार के आम आवाम तक आप पहुंच पाए? ये बहुत ही कठिन था सब लोगों तक पहुंचना। हम लोग एक टीम बनाए थे और उस टीम में हर किसी को एक काम दिया गया था, और वो जितने भी टीम हमारे थे जो काम कर रहे थे उन लोगों को कुछ ना कुछ काम दिया गया था। सभी को अलग अलग एक सेक्टर के रूप में बांट दिया गया था। किन्हीं को मोबाइल पे बैठा दिया गया था कि जो भी कॉल आएंगे वो आप कॉल रिसीव करोगे। एक को टीवी पे बैठा दिया गया था कि टीवी पे जैसे न्यूज चैनल वाले तो एक हमारे देश के एक सैनिक हैं जो कि हर जगह पहुंच जाते हैं, तो उन तक एक लोगों को टीवी पे बैठा दिया गया था। एक टीम टीवी पे बैठे हुए थे कि टीवी पे ऐसा जहां भी दिख रहा है कि जहां के हमें वहां पहुंचना चाहिए, हमारे जो टीवी जो सेवादार जो टीवी देख रहे थे वो हम लोग को सूचना देते थे कि अभी यहाँ पे आप लोगों को पहुंचना है। तो एक लोग टीवी पे होते थे, एक लोग मोबाइल पे होते थे कि जो भी कॉल आ रहे हैं उन कॉल को रिसीव करना देहांत हो गया है। तो उसके बाद हम लोग जो भी प्रक्रिया होता है हिंदू धर्म का, वो हिंदू धर्म से रिलेटेड थी। जो भी हिंदू धर्म का प्रक्रिया होता है हम लोग ने करवा दिया, और उसके बाद कहीं जा नहीं सकती थी तो बगल में ही पड़ोस में वहीं पे रूम वाले से बात किया और उनको एक रूम दिलाया। जो भी खर्च रूम का लगा, चाहे जितने भी खर्च लगे, वो हम लोगों ने चुकता किया। एक सवाल ये उठता है, खर्च की आपने बात की है जी, तो आपके पास, क्योंकि जब आप सेवा करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, तो ऐसी स्थिति के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती है, तो आप पैसे को मैनेज कैसे करते हैं? आपको क्या कहीं से फंडिंग होता है, या आप किसी संस्थान अलग से जुड़े हुए हैं, या सरकार से आप किसी तरीके की मदद लेते हैं? जी बिल्कुल, सरकार से हमें कोई भी मदद नहीं मिलता है। हम लोग जो भी करते हैं खुद से करते हैं। हम लोग कैसे करते हैं? हाँ बता, हम लोग एक टीम जो बना रखे हैं उसमें जितने भी टीम मैं उसे लीड करता हूँ, उन सारे टीम को मैं, जितने भी लोग इच्छुक हैं कि नहीं हमें करना चाहिए ये सब काम, मैं उन सभी को बस इतना ही बता दिया हूँ कि जो भी आपके कांटेक्ट में हैं, जो भी आप जिनको जानते हैं, उनसे आप बेझिझक उनसे आप मांग करो कि हमें कुछ सेवा करने के लिए कुछ हमें दान दीजिए, जो कि हम इन जरूरतमंदों तक पहुंचा सकें। जितने भी हैं हम लोग सारे ग्रुप। तो आपके ग्रुप में जो लोग हैं वो कहाँ से आते हैं और कैसे आप उन्हें जोड़ते हैं? क्या उनके परिवार के लोग उन्हें आपके ग्रुप से जोड़ने के लिए मना नहीं करते हैं? क्योंकि जो दौर चल रहा है उसमें लोग स्वयंभू हैं, अपने विषय में ज्यादा सोचते हैं, समाज के विषय में नहीं सोचते हैं। आप काफी युवा हैं, तो ऐसे में आपके पेरेंट्स, जो बाकी आपसे जुड़ रहे युवा वर्ग के जो लोग हैं, वो उनके जो पेरेंट्स हैं, क्या वो मना नहीं करते? जी, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो इन चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, वो मना भी करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो हम लोग को बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। हम लोग हमारे लिए पूजनीय हैं, इतना सपोर्ट मिलता है कि कहा नहीं है। उनके पिता, उनकी माँ, उनकी बहन, हर कोई मिलकर सपोर्ट करते हैं। तब हम लोग का जो काम होता है तो उस समय पता चलता है कि घर में जैसे त्योहार या फिर किसी तरह का फंक्शन होता है ना, उस तरह लोग उस जरूरतमंद लोगों के लिए करते हैं। तो आप एक कोई वाक्य बताएं कि अगर मान लीजिए बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो काफी स्वाभिमानी हैं, जरूरत के समय में वो जो है काफी शर्मा रहे थे, मैंने ऐसे टीवीज में भी देखा है, लेने से खाना या पीना मना कर रहे थे क्योंकि उनके पास सभी तरीके की सुविधाएं थी, लेकिन लॉकडाउन में वो फंस गए थे, इस वजह से वो काफी परेशानी से चल रहे थे। तो क्या वैसे लोगों की जो आपने मदद की, तो किस प्रकार मदद की, कैसे मदद की? ये तो है कि वैसे हम लोग जब काम करते थे, ये अभी भी करते हैं, तो हम लोग तस्वीर लेते हैं। तो जब ये कोरोना काल चल रहा था तो बहुत सारे लोग शर्मिंदगी भी महसूस करते थे कि हमें नहीं लेना चाहिए, लेकिन फिर भी हम आपसे सेवा ले रहे हैं।
तो वहां तक हम लोग कोशिश करते थे। कोरोना काल में हम लोग बहुत कम कोशिश किए कि तस्वीर ले, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे कि जो जरूरत लेना पसंद नहीं करते थे, लेकिन मजबूरन जरूरत तो आप किस तरीके की जरूरत उनको मुहैया कराएं? जो चीज का उनको जरूरत, जैसे कभी खाने का जरूरत हो तो वो खाने के लिए भी, और ये जिस कोरोना काल में जब दुकानें बंद थी, लोग बाहर निकलने से बहुत ज्यादा कतरा रहे थे, तो हम लोगों के पास जो उच्च कैटेगरी के जो कह सकते हैं कि जो थोड़े से संभले हुए परिवार हैं, उन लोगों जो उन लोगों से ज्यादातर खाने से ज्यादा उनके लिए मेडिकल का हम लोगों के पास ज्यादा आया कि हम लोग का मेडिकल सेवा, दवा हो, दवा हो। बहुत सारे महिलाएं, लड़कियां हम लोग से सैनिटरी नैपकिन की भी मांग की कि हम लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, हम लोग के लिए बहुत आवश्यक है। तो हम लोगों ने उसकी व्यवस्था कराई और हम लोग उनके घर तक पहुंचाने का भी कार्य किया। हम लोगों ने उस समय एक मिस कॉल नंबर जारी किया था कि जिससे कि आप जो भी मेडिकल सपोर्ट लेना चाहते हैं वो मिस कॉल दें और मैसेज करें। वो नंबर क्या था? 8539882855। एक बार हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। 8539882855 ये नंबर है। इस पे आप मिस कॉल दें और मिस कॉल देने के बाद जो भी सुविधा आपको चाहिए ये सुविधा मैसेज करें या व्हाट्सएप करें। हम उस जांच कर आपके एड्रेस तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। यदि सही रही तो हम लोग पहुंचाते हैं, सही नहीं रहा तो हम लोग वापस भी चले आते हैं। हम लोग का पूरा प्रयास रहता है कि जरूरतमंद तक ही सेवा पहुंचे, क्योंकि हम लोग का ऐसा कोई भी ये नहीं है कि एक महत्वपूर्ण चीज जो मैंने आपके कई वीडियोस में देखे भी है कि आप खुद से, आपकी पूरी टीम खुद से पीठ पर सैनिटाइजर हालात करके लोगों के घरों तक सैनिटाइज कर रहे हैं। साथ ही मैंने ये भी देखा कि कई लोगों, जो शाम का वक्त है, रात का वक्त है, और आप लोग कई लोगों को खाना खिला रहे हैं, उनके साथ बैठकर भी खा रहे हैं। तो ऐसा क्यों करना पड़ता है आप लोगों को कि उनके साथ आपको बैठकर खाना पड़ता है? मतलब ऐसा उनको न लगे। हम लोग ये सोचते हैं कि वो हमारे परिवार हैं। हम लोग को उनको पूरी तरह से फील करवाते हैं कि आप लोग हमारे फैमिली के सदस्य हैं, और हम लोग ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं कि जिससे कि आपको शर्मिंदगी महसूस हो। आप लोग खुशी खुशी खाने को ग्रहण करें और खुश रहें। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो खुशी उनको दे सके। इसलिए हम लोग कभी कभी, आप अक्सर देखा भी करेंगे हमारे फोटोज वगैरह में, हम लोग दिखाने के लिए नहीं, अक्सर हम लोग सच में जमीन पे उनके साथ जहाँ वो बैठे होते हैं हम लोग बैठ जाते हैं। कितने लोग बोलते भी रहते हैं कि कपड़ा खराब हो जाएगा, हम लोग उसका बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। हम लोग बिल्कुल बैठ जाते हैं, चाहे जैसे भी हो हम लोग उनके साथ बैठ जाते हैं, खाने को भी तैयार हो जाते हैं हम लोग। आनंद मोहन, आप काफी युवा हैं, आपके जीवन के और क्या क्या उद्देश्य हैं? हम एक ऐसे उद्देश्य लेकर चल रहे हैं कि हमारा एक सबसे बड़ा उद्देश्य है कि हम एक ऐसे भारत का, एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करें जहाँ कोई भी गरीबी से या भूखमरी से नहीं मरता हो, जहाँ की हर एक बच्चे के लिए भविष्य के लिए सपना हो, जहाँ हर कोई प्रकृति के साथ तालमेल बैठा है, जहाँ हर जाति या नस्ल के लोग सामान्य तरीके से उन्हें देखा जाए। हमें एक ऐसे गरीबी लोगों के लिए सतत विकास प्रदान करना है। लोगों को जो भी हम लोग पढ़ाने का कार्य करते हैं, हमारा उद्देश्य है कि लोग ज्यादा से ज्यादा लोग शिक्षित हो, ज्यादा से ज्यादा लोग रोजगार में आए, जिससे कि हमारे देश का निर्माण हो। और हमारा अक्सर आप जब भी हमें सुनेंगे तो हमारा बस एक ही सपना है कि हम उस सोने की चिड़िया को फिर से वापस ला सकें, यानी राष्ट्र निर्माण में युवाओं की बहुत बड़ी भागीदारी हो। बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी सोच भी है। लेकिन मेरा वही सवाल फिर से है कि इस कोविड-19 पीरियड में जहां आर्थिक मंदी के दौर से हम सभी गुजर रहे हैं, ऐसी स्थिति में एक बेरोजगार युवा कैसे लोगों की मदद करता है? क्योंकि जब आप मदद करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको पैसे की आवश्यकता पड़ती है। तो एक बेरोजगार युवा कई युवाओं को लेकर आम लोगों तक, जो जरूरतमंद है, जिनको खाने की आवश्यकता, जिनको दवाइयों की आवश्यकता है, कैसे मदद करता है? पैसे कहाँ से आते हैं? मैं ये बता रहा हूँ, हम लोगों ने, मैं पहले भी बोला कि हमारे जितने भी लोग हैं, जितने भी ग्रुप में हमारे सेवादार हैं, जो एक्टिव सेवादार हैं, जो लोग बहुत इच्छा रखते हैं कि हमें इस राष्ट्र निर्माण में हमारा सहायता करें, सहयोग करें, हम लोग ने हम जब भी बैठते हैं तो हम उन लोगों से कहते हैं कि आपके जितने भी मोबाइल के कॉन्टेक्ट्स हैं, आप उन कॉन्टेक्ट्स को लिखो कि जिनसे कि आप बेझिझक बोल सकते हो कि हमें इस कार्य के लिए आपका सहयोग चाहिए, और वो सहयोग कर सकते हैं। हम लोगों ने लिस्ट तैयार करते हैं कि जो भी हैं, जिनको भी हम हो सकते हैं, उन सभी लोगों का एक लिस्ट तैयार करते हैं और उन सभी के पास पहुंचने का कोशिश करते हैं और उनसे मांग करते हैं कि हमें कुछ सहयोग कीजिए, जिससे कि हम इस कार्य सहयोग राशि दीजिए, सहयोग राशि दीजिए, जिससे हम ये सहयोग लोगों की जरूरतों को पूरा कर सके। आपका भी एक भागीदारी होना चाहिए राष्ट्र निर्माण में।
तो कई लोग करते हैं। तो पारदर्शिता आपके द्वारा जो आर्थिक आपको जो मदद मिलती है। अच्छा, हमारा एक रूल है कि यदि और अब तक कितने लोग जुड़ चुके हैं? 38 युवा हैं हमारे ग्रुप में, और बहुत सारे लोग मेंबर हैं, लगभग 76 या 78 मेंबर्स हैं, और 38 जो ग्रुप है हम लोग का, उसमें सारे युवा हैं और सब 18 प्लस हैं। क्या सपने हैं आपके? और मैंने पहले भी बताया कि मेरा बस एक ही सपना है कि बस इस देश, जो हमारा देश है, जिस देश में हम रहते हैं, जिनके छाती पे हम जिंदा हैं, उनको गौरव प्रदान करना है। कि जहाँ हर कोई बाहर से जो दिखता है कि लोग देखे तो वो सोचे कि हमें भी भारत देश में जन्म लेना चाहिए था, हम इस देश में जन्म क्यों लिए। कोई भी लोग जब हमारे मतलब अपनी माटी के प्रति हम जो है हमारे देश को जब देखे तो उसे उसके अंदर में ये होना चाहिए कि हम इस देश में क्यों जन्म लिए, हमें भारत में जन्म लेना चाहिए था। हमारा बस एक ही सपना है, और मैं कोशिश अपना जी जान, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं राष्ट्र के निर्माण के लिए जितना भी हमसे हो सकता है मैं करूंगा। और लोगों से मैं बहुत लोगों को मैं मोटिवेट करता हूँ कि आप लोग इस काम में जुड़िए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम बहुत बर्बाद करते हैं। उस यदि बर्बादी को थोड़ा सा कम करके यदि राष्ट्र निर्माण के लिए हम लगाएं तो एक अच्छी, क्योंकि हमारे जो आने वाले जो नस्ल हैं, जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, वो इसी जगह रहना उनको, वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, उनको यही रहना है। तो हम एक ऐसे भविष्य का निर्माण करें कि जिससे हमारे आने वाले पीढ़ी को किसी तरह का परेशानी न हो, और उन्हें गौरव फील हो कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जिसका शीर्ष 1 नंबर पे है। वाह, क्या बात है। लेकिन आपकी बातें बहुत अच्छी हैं, आपका काम भी बहुत अच्छा है, लेकिन जहां तक हम लोग देख रहे हैं समाज को, लोगों को, सोसाइटी को, कि समाज सेवा की पगडंडियों पर चलकर राजनीति में प्रवेश पाते हैं, कहीं आपका भी ऐसा कोई इरादा नहीं? मैं जितना भी कार्य किया, मैंने कभी भी किसी भी कार्य के लिए, आप अक्सर मुझे देखा करते होंगे या कहीं भी वीडियो यदि देखा करते होंगे, तो हम बहुत कम वीडियो में या फोटोज में बहुत कम आना चाहते हैं, क्योंकि हमारा ये तो मतलब आपका राजनीति में आने का कोई, मेरा बस राष्ट्र निर्माण ही मेरा एक सपना है, और मैं उसे ही करना चाहूँ। जरूरी नहीं है कि राष्ट्र का निर्माण राजनीति में आकर ही किया जाए, ये मेरा सपना नहीं है। मैं बिल्कुल इसे इग्नोर करता हूँ, मैं इस पे कभी भी ध्यान नहीं देता हूँ। अभी बहुत सारे पार्टियां, जब मैं ये कार्य कर रहा हूँ तो बहुत लोग मुझे जानने वाले हो गए हैं, तो बहुत सारे पार्टियां हमसे मिलने भी आते हैं, बहुत लोग मिलने भी बुलाते हैं मुझे, लेकिन मैं कभी भी उनसे मिलता हूँ, मैं उनके फैमिली, मैं बोलता हूँ आपके दोस्त, मैं आपका फैमिली हूँ, लेकिन मैं आपका कैंपेन नहीं कर सकता, मैं आपके इसमें भागीदारी नहीं कर सकता। आप हमारे युवाओं को क्या संदेश दें? हम अपने युवाओं को बस यही संदेश दें कि अभी का जो हम जितने भी युवा हैं, सबसे पहला हमारे अंदर एक राष्ट्र निर्माण का एक अलग सा एक खून होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, एक खून होना चाहिए जो हमेशा खौलता रहना हो, जो हमेशा खौलते रहे इस चीज के लिए कि हमें देश के लिए कुछ करना है, हमें राष्ट्र के लिए कुछ करना है, हमें राष्ट्र को नंबर 1 पे लाना है, चाहे वो जैसे हो। हमें बैठ के कोसते रहने से नहीं होगा, ये सरकार ये नहीं कर रही है, आज हमें ये देखना पड़ा, इसके लिए हमें आगे आना होगा। हमें बैठ के फेसबुक पे बैठ के सिर्फ इसके लिए सिर्फ बातें करना, कमेंट करना, पोस्ट करना, उससे ये निर्माण नहीं हो सकता। वो फेसबुक तक ही सीमित रह सकता है या सोशल मीडिया तक ही सीमित रह सकता है। यदि हमें करना है तो हमें जमीनी स्तर से ग्रास रूट पे आगे कार्य करना होगा, जिससे कि हमारे देश का निर्माण हो सके और हमारा देश शीर्ष स्थान तक पहुंचे। बहुत सारे युवा हैं जो अक्सर शौक रखते हैं मूवी देखने का, मैं उन सभी युवाओं को कहना चाहूंगा कि आप ठीक है, आपके पैसे हैं, वो आप उसे जैसे भी यूज करो, उसके लिए मेरा कुछ बोलने का अधिकार नहीं है, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मैं आपसे विनती करूंगा कि यदि आप साल में 12 मूवी देखते हैं, 6 मूवी देखते हैं, 10 मूवी देखते हैं, 2 मूवी देखते हैं, तो 1 मूवी कम कर दीजिए, 1 मूवी को कम कर दीजिए देखना, और उस मूवी का जो भी पोस्ट होता है आप राष्ट्र निर्माण के लिए कर दीजिए। बहुत सही। यदि हमारे देश का 66% युवा है, यदि 66% युवा का यदि कुछ योगदान, एक छोटा सा योगदान, 1% भी योगदान होगा, तो हमारे देश के लिए 66% एक अतिरिक्त, मतलब जो हमारा देश कार्य कर रहा है, जो हमारे बहुत सारे नेता लोग, जो सम्मानित लोग कर रहे हैं, उससे एक अलग सा सपोर्ट मिलेगा और हमारा देश